नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नासिक के करीब मुंबई आगरा हाईवे पर 25 जनवरी की रात एक जली हुई कार मिलती है। कार इस कदर जल चुकी थी कि उसके लोहे के पुर्जे तक पिघल चुके थे, मगर बारीकी से मुआयना करने पर पता चलता है कि कार की ड्राइविंग सीट पर कोई मौजूद था, क्योंकि उस सीट पर कुछ इंसानी हड्डियां मिलती हैं। सिर्फ इंसानी हड्डियां, नाम या कोई चेहरा नहीं। पुलिस अभी इन हड्डियों की पहेली को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी खबर आती है कि नासिक की एक डॉक्टर गायब है। मुंबई आगरा हाईवे पर नासिक के आर्मी फायरिंग रेंज के पास इस रोज रात को एक अजीब सा मंजर दिखाई देता है। फायरिंग रेंज की गेट के ठीक सामने रात के अंधेरे में धू धू कर एक कार जल रही है। कार के आसपास कोई नहीं है और लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। गांव वालों ने ये मंजर देखा और पुलिस को इत्तला दी गई, लेकिन न तो आग बुझाई जा सकी और न ही ये पता लगाया जा सका कि आखिर ये आग कैसे लगी। यहां तक कि रात को ये पता करना भी मुमकिन नहीं था कि कार में ठीक कितने लोग थे भी या नहीं। इस सुनसान जगह पर एक कार के होने और उसमें आग लग जाने की बात अपने आप में काफी रहस्यमयी थी। बहरहाल पुलिस ने रात गुजरने का इंतजार किया और सुबह होते होते फिर से मौका वारदात पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये वारदात नासिक के ग्रामीण इलाके में वाडीवरे थाने की हद में हुई थी। उधर नासिक शहर के ही एक और पुलिस स्टेशन अंबड़ में बीती रात एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई। रिपोर्ट लिखवाने वाला नासिक का ही एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर था, जिसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी डॉक्टर सुवर्णा वाजे जाधव हमेशा की तरह उस रोज भी अपने काम पर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। कॉन्ट्रैक्टर संदीप की बीवी डॉक्टर सुवर्णा नासिक के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर थी। पुलिस को दी गई अपनी रिपोर्ट में कॉन्ट्रैक्टर संदीप ने बताया था कि जब शाम को सुवर्णा घर नहीं लौटी तो उसने कई बार उसे फोन किया, लेकिन सुवर्णा का फोन नहीं उठा। दूसरी ओर से उसने मैसेज पर यह बताया कि उसके ऑफिस में आज शाम एक मीटिंग है, इसलिए उसे घर लौटने में देर होगी। लेकिन जब काफी देर होने पर भी सुवर्णा घर नहीं आई और उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया, तो उसने पुलिस से शिकायत की। संदीप ने पुलिस से अपनी बीवी के मोबाइल फोन की लोकेशन भी ट्रैक करने की गुजारिश की, ताकि उसे ढूंढने में मदद मिल सके। पुलिस ने भी फुर्ती दिखाते हुए सुवर्णा का मोबाइल फोन सर्विलांस पर लगाया और इत्तेफाक से उसकी लास्ट लोकेशन नासिक से करीब 13 किलोमीटर दूर विल्लोई गांव की तरफ दिखाई दी। ये वही जगह थी जहां आर्मी की फायरिंग रेंज है। बहरहाल रात को ही संदीप अपनी बीवी को ढूंढने के लिए विल्लोई गांव की तरफ जाने की बात कहकर निकला, लेकिन उसे अपनी पत्नी डॉक्टर सुवर्णा को ढूंढने में कोई कामयाबी नहीं मिली। पुलिस चौकसी में ये भी आगे आया था कि इस सिलसिले में उनके जो पति थे उन्होंने रात को 2:30 बजे नासिक शहर में जो अंबड़ पुलिस स्टेशन है वहाँ पे एक गुमशुदा होने की अर्जी तकरार से दाखिल की। इधर सुबह होते ही नासिक ग्रामीण की पुलिस एक बार फिर से जली हुई कार के पास पहुंच चुकी थी। कार इतनी बुरी तरह से जली थी कि सब कुछ राख हो चुका था, यहां तक कि लोहे के कल पुर्जे तक पिघल चुके थे। हालांकि कार का गौर से मुआयना करने पर यह बात साफ हुई कि उस मनहूस गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर कोई शख्स मौजूद था, जिसकी आग में जलने की वजह से न सिर्फ मौत हो गई थी, बल्कि उसकी लाश भी कुछ इतनी बुरी तरह जल गई थी कि सिवाय कुछ अधजली हड्डियों के वहां कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे में पुलिस ने जहां मरने वाले की पहचान पता करने के लिए हड्डियों की डीएनए जांच करवाने का फैसला किया, वहीं आरटीओ की मदद से गाड़ी का चेसिस नंबर भी निकलवाया गया, ताकि कार के मालिक की पहचान हो सके। मामला संदिग्ध तो था ही, क्योंकि यहाँ इस सुनसान जगह पर किसी का आधी रात को अपनी कार से आना ही अपने आप में समझ से परे था। ऊपर से कार जिस तरह से जली थी वो भी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। मौका वारदात पर पुलिस को नमक की डलियां भी पड़ी हुई मिली। ये भी वारदात के पीछे किसी गहरी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि आमतौर पर आग भड़काने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है
और यहाँ नमक के पड़े होने का मतलब ये था कि किसी ने न सिर्फ जानबूझकर कार में आग लगाई थी, बल्कि नमक डालकर आग भड़काई भी थी, ताकि न तो कार बचे और न ही डॉक्टर सुवर्णा। यानी ये सीधा सीधा डॉक्टर सुवर्णा के कत्ल का मामला था। आग बुझाने के बाद जब चेसी नंबर के आधार पे वह गाड़ी किसकी है वो जानकारी निकाली, तो उससे ये पता चला कि जो जली हुई व्यक्ति थी वो एक महिला थी, 38 साल उनकी उम्र थी। वो नासिक कॉरपोरेशन में एक अस्पताल में डॉक्टर के तौर पे काम करती थी। इस सिलसिले में अभी फिलहाल जो है पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसमें अभी पुलिस ने ईडी दाखिल की थी। अब तफ्तीश में 3 से 4 दिन गुजर गए। इसके बाद जब हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट और गाड़ी की ओनरशिप की बात साफ हुई तो पूरा शहर सन्न रह गया। ये शहर की जानी मानी डॉक्टर सुवर्णा वाजे जाधव की लाश थी। असल में कार से मिली हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट उनके घर वालों के डीएनए से मैच करती थी, जबकि कार का चेसिस नंबर भी ये बताने के लिए काफी था कि ये कार डॉक्टर सुवर्णा की ही थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर डॉक्टर सुवर्णा आधी रात को यहाँ कैसे पहुंची और उनका यूं इस तरह कार में जलाकर किसने कत्ल किया। डॉक्टर सुवर्णा के पति को जब अपनी बीवी की मौत की बात पता चली तो वो ज़ारों कतार रोने लगा, जिसे देखकर कोई भी उस पर शक नहीं करता। लेकिन डॉक्टर सुवर्णा के घर वाले कोई और ही कहानी सुना रहे थे। उनका सीधा सीधा शक सुवर्णा के पति संदीप वाजे पर ही था। उनका कहना था कि संदीप और सुवर्णा अक्सर लड़ा करते थे। यहां तक कि डॉक्टर सुवर्णा ने 2 बार अपने पति के खिलाफ थाने में डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। ऐसे में पुलिस के शक की सुई भी संदीप की तरफ ही घूम गई। घर वालों के कहने पर पुलिस ने संदीप के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवाई, जिससे ये पता चल सके कि कत्ल की रात वो कहां था। सीडीआर की जांच से सुवर्णा के घर वालों का इल्जाम और पुलिस का शक बिल्कुल सही निकला। अब पुलिस ने संदीप को हिरासत में लेने के साथ साथ उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की और तब उसने न सिर्फ सुवर्णा के कत्ल का जुर्म कबूल कर लिया, बल्कि ऐसी कहानी सुनाई कि पुलिस वाले भी चौंक गए। एक निर्जन स्थान पर पूरी तरीके से जली हुई गाड़ी मिली। इस गाड़ी की जब जांच की गई तो ये पता चला कि गाड़ी के अंदर एक पूरे तरीके से जला हुआ शव भी है। किसी भी तरीके की कोई भी क्लू पुलिस के पास नहीं है। गाड़ी किसकी है, शव किसका है, ये पता लगाने के लिए शव को डीएनए जांच के लिए भेजा गया। पुलिस से यह भी पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। गाड़ी का चेसी नंबर ढूंढ निकाला गया, जिससे पता चला कि गाड़ी डॉक्टर सुवर्णा की है। डॉक्टर सुवर्णा के नाम पर एक मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज थी, जिसके बाद उनके पति संदीप वाजे से पूछताछ की गई। कुछ भी पता नहीं चला। डॉक्टर सुवर्णा के परिवारजनों ने जब स्टेटमेंट दिया पुलिस को तो उन्होंने ये बताया कि संदीप वाजे और डॉक्टर सुवर्णा के बीच झगड़े हुआ करते थे। पुलिस ने फिर संदीप वाजे को पूछताछ के लिए बुलाया और पूछताछ के बाद संदीप वाजे ने हत्या की कबूली दी। कत्ल की वजह पति पत्नी में अक्सर होने वाली अनबन थी। पुलिस सूत्रों की माने तो संदीप कॉरपोरेशन में ठेके हासिल करने के लिए अपनी बीवी सुवर्णा पर अक्सर दबाव बनाता था, लेकिन वो खुद को इन सब से दूर रखना चाहती थी। ये दोनों के बीच झगड़े की एक बड़ी वजह थी। अब तक की तफ्तीश में पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि डॉक्टर सुवर्णा का कत्ल कहीं और हुआ और लाश फायरिंग रेंज के पास ले जाकर जलाई गई। वारदात वाली रात संदीप ने उसे ढूंढने और कार मिलने पर रोने धोने का पूरा नाटक किया ताकि पुलिस उस पर शक न करे, लेकिन आखिरकार सच्चाई खुल गई। अब पुलिस का कहना है कि इस मामले में कई और लोग शामिल हैं, जिनकी जल्द गिरफ्तारी मुमकिन है। संदीप वाजे और डॉक्टर सुवर्णा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। संदीप वाजे चाहते थे कि उनकी पत्नी डॉक्टर सुवर्णा उन्हें कॉरपोरेशन से ठेके मिलने में मदद करे, उनके लिए पैरवी करे, पर डॉक्टर सुवर्णा मना कर दिया करती थी। यही वजह थी कि दोनों के बीच अनबन होती रहती थी और हत्या की वजह भी यही बताई जा रही है। संदीप वाजे का लास्ट मोबाइल लोकेशन भी उसी जगह पर पाया गया है जहां पर डॉक्टर सुवर्णा की लाश मिली, जहां पर उनकी गाड़ी मिली। इसी वजह से पुलिस ने संदीप वाजे को अरेस्ट कर लिया है, उन्हें हिरासत में ले लिया है।
ये भी कहा जा रहा है कि इस केस में और भी लोग शामिल हो सकते हैं और उसकी तफ्तीश अभी भी की जा रही है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। ये कहानी खंडवा के एक साइको किलर की है। एक ऐसा साइको किलर जो जब जिसे हासिल नहीं कर पाता तो या तो खुद की जान लेने की कोशिश करता या फिर सामने वाले को ही मार देता। कुछ वक्त पहले इसे एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया, लेकिन जब लड़की ने इनकार कर दिया तब इसने खुद की जान लेने की कोशिश की। कुछ वक्त बाद इसे एक दूसरी लड़की से प्यार हो गया। इस बार भी प्यार एक तरफा था। इस बार भी लड़की ने इनकार कर दिया, मगर इस बार उसने खुद की जान लेने की बजाय सीधे लड़की की ही जान ले ली। खंडवा के रामनगर की रहने वाली एक लड़की का फोन अचानक ऑफ हो चुका था। लड़की की मां जब उसे कई बार फोन करने के बाद भी बात करने में कामयाब नहीं हो पाई तो फिर वो भागी भागी अपनी बेटी के घर पहुंची। वो खंडवा के ही एक दूसरे इलाके में रहती है, लेकिन यहाँ रामनगर में अपनी बेटी के घर पहुंचकर उसने जो कुछ देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर से खून की धार बह रही थी। अनहोनी के डर से उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी और जब मौकाए वारदात पर पहुंचकर पुलिस ने कमरे का दरवाजा खुलवाया तो वहां मौजूद तमाम लोग सिहर उठे। घर के अंदर खून ही खून बिखरा पड़ा था और बाहर पानी की टंकी में लड़की की लाश पड़ी थी। उसका पूरा जिस्म चाकुओं से छलनी किया गया था। 27 साल की रजनी मासरे खंडवा नगर निगम में काम करती थी और रामनगर में किराए पर रहती थी। घर वालों ने पुलिस को बताया कि रजनी की 3 दिन बाद ही सगाई होने वाली थी। ऐसे में पुलिस की तफ्तीश भी रजनी की निजी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती रही। पूछताछ से पता चला कि रजनी की कपिल शाह नाम के एक लड़के से दोस्ती थी जो पुणे की किसी कंपनी में काम करता है। पुलिस ने इस एंगल को एक्सप्लोर किया और सीडीआर की जांच करते ही पूरी कहानी साफ हो गई। पता चला कि कपिल शहर में ही है और उसकी रजनी के कत्ल से पहले उससे कई बार बातचीत भी हुई है। मोबाइल फोन की लोकेशन भी कत्ल के वक्त उसके रजनी के घर के आसपास होने का इशारा कर रही थी। पुलिस ने इन्हीं सबूतों की बिना पर कपिल शाह को धर दबोचा और तब उसने न सिर्फ कत्ल की बात कबूल कर ली बल्कि जो कहानी सुनाई वो दिमाग घुमाने वाली थी। दोनों एक दूसरे को 2017 से जानते थे और वो रजनी को लेकर कुछ ज्यादा ही जज्बाती था, जबकि रजनी उसे लेकर सीरियस नहीं थी। ऐसे में जैसे ही कपिल को उसकी सगाई की बात पता चली, उसने रजनी को रोकने की कोशिश की और नहीं मानने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी जान ले ली। पोस्टमार्टम में पता चला कि कपिल ने रजनी को 27 बार चाकू मारे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कपिल ने ऐसी कोई वारदात की है। पुलिस की माने तो 2017 में भी उसका एक लड़की से विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने बुरहानपुर में खुद को ही गोली मार ली थी और लड़की के घर वालों को फंसाने की कोशिश की थी। जय नागड़ा, खंडवा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।